ओके सो आज जो हमने चीज़ करनी है वो है ब्रॉडली स्पीकिंग हम लैंग्वेज मॉडलिंग करेंगे। ठीक है। और जो पिछले सीरीज ऑफ लेक्चर्स थे वो थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स पे। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स सीक्वेंशियल डेटा को, जो टाइम में डिपेंडेंट होता है डेटा, उसको मॉडल करता है। एंड लैंग्वेज इज अ प्राइम एग्जांपल। लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट होता है। लैंग्वेज जो है वो उसमें वन वर्ड डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वर्ड्स। ठीक है, तो दे आर डिपेंडेंट इन टाइम। तो लैंग्वेज मॉडलिंग में पहले हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देयर आर टू प्रॉब्लम्स दैट वी वांट टू लुक एट। द फर्स्ट वन इज the first one that we look at will be text prediction. और ये प्रॉब्लम ये होगी कि यू आर given some words. Let's call them word 1, word 2, word at time t, and given these words, sequence of words, time 1, time 2, time 3, time t tak, you have to predict the next word. Predict next word at time t plus 1. ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई कि नहीं? आपकी जो जीमेल में जब आप अपनी ईमेल टाइप करते हैं आजकल, ये रिसेंटली उन्होंने ऐड किया था, तो वो आपका ऑटो कंप्लीट नहीं कर देता। आप है ना, आप थोड़ा सा लिखते हैं और वो आपको अगला वर्ड बता देता है, या अगले 2-3 वर्ड बता देता है कि अब आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। और वो आजकल इतना अच्छा हुआ है, वो अक्सर सही होता है। सर वो शायद कुछ रिमेम्बर भी करता है। ये भी चीज है उसमें। व्हाट डू यू मीन रिमेम्बर करता है? सर हम मैडम को ईमेल करते हैं ना कि ये अरबिश हो, तो वो स्टार्ट में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं पीएचडी लिखता हूँ, ईमेल आता है, ईमेल एंटर कर देता हूँ, तो नीचे साथ ही मैडम आ जाता है, कॉमा। अच्छा अच्छा तो ये चीज शायद उसने रिमेम्बर की है। ठीक है, ठीक है। हालांकि मैं वहां पे कुछ नहीं लिखता बॉडी में, मैं ऊपर ईमेल ही लिखता हूँ। सही है, तो बॉडी पे जाते, लेकिन उधर मैं बस उसने कोई ना कोई एसोसिएशन लगा दी है कि जब आप एड्रेस ये लिखते थे तो उस एड्रेस के साथ हर बारी स्टार्ट ऐसे करते थे। सो आई डोंट नो कि वो ये आरएनएन से हो रहा है या वो बस एसोसिएशन से हो रहा है। लेकिन जब आप कोई बात लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू, तो आगे वो बता देता है आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर फ्लान, या आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। वो इस तरह की चीजें खुद ही ले आता है, एंड दे आर यूजुअली क्वाइट एक्यूरेट। पीए के तक लिखे तो पाकिस्तान आ जाता है इस तरह। ये तो है कैरेक्टर, ये तो है कैरेक्टर प्रेडिक्शन कि आपने पीए के लिखा तो उसने कहा कि अगले कैरेक्टर्स ISTAN होंगे। वो भी सिमिलर प्रॉब्लम है, पर मैं शायद सो टेक्स्ट प्रेडिक्शन में ओके, 2 किस्म के आ सकते हैं। एक ये है कैरेक्टर्स, एक तो है कैरेक्टर्स, दूसरा है वर्ड्स। ये जो अभी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ ये वर्ड्स वाली है। ठीक है, ओके। गिवन सम वर्ड्स यू हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। यानी अगर हम इसका मॉडल देखें तो हमारे पास ऐसे होगा कि यू विल हैव योर हिडन स्टेट एट टाइम, एट टाइम 0 कह लें, इनिशियल। ठीक है,
आपके पास वर्ड होगा एट टाइम 1, उसकी बेस पे आप हिडन स्टेट कंप्यूट करेंगे एट टाइम 1, उसकी बेस पे आप सो आफ्टर वर्ड 1 विच वर्ड केम, वर्ड 1 के बाद कौन सा वर्ड आया था? W2 सर। तो इसका मतलब है मैं यहाँ चाहूंगा कि जब मैं वर्ड 1 यहाँ पे दूं तो जो आउटपुट निकले वो वर्ड 2 हो, यानी मैं इस तरह से सेटअप करना चाह रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम। और जब मैं यहाँ पे वर्ड 2 इनपुट करूं और हिडन स्टेट, अब ये पिछला हिडन स्टेट कैरी ओवर हो रहा है, तो अब वर्ड 3 आउटपुट हो, ठीक है। और और लेट्स से मेरा जो ये जो t था यहाँ पे फॉर t इक्वल्स 3, यानी मेरे जो 3 वर्ड्स थे जो मैंने मुझे दिए थे आपने, वो थे W1, W2 और W3, और मुझे आपने कहा कि W4 अब आउटपुट करो। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा W3 प्रोड्यूस हो गया है, वो W3 अब मैं यहाँ पे भी रखता हूँ, रिटर्न स्टेट है टाइम 3, और मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पे कोई मुझे बताया जाए कि कौन सा वर्ड आना चाहिए, ठीक है। दिस वी डोंट नो, दिस वी नीड टू प्रिडिक्ट, राइट। यानी W एट टाइम T+1, I call it W4, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये प्रिडिक्ट करना है। दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। और वंस आई कैन प्रिडिक्ट W4, ये तो अब कहानी तो मैं जितनी मर्जी आगे ले जाऊँ, है ना। यानी अगर मेरे प्रोग्राम ने W4 कोई प्रिडिक्ट कर दिया है तो अब मैं पूरा सेंटेंस एक जनरेट कर सकता हूँ। मैं W4 आगे रखूंगा, फिर H4 आएगा, W5 निकल आएगा, प्रिडिक्ट हो जाएगा। यानी इफ आई कैन प्रिडिक्ट WT+1 फ्रॉम WT, आई कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट WT+2 फ्रॉम WT+1 एंड सो ऑन। यानी ये लैंग्वेज, ये एक जेनरेटिव मॉडल मिल गया मुझे। दिस विल जनरेट अ होल सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड। ये बात क्लियर हुई? सर W3 तक हमने टाइप किए। W3 आपने मुझे दे दिए, ठीक सर। और मुझे आपने कहा कि अगर मैंने पहले 3 वर्ड ये दिए तो अब आप मुझे आगे बताएं अगला वर्ड क्या आएगा। जी सर। ये आपने पूछ लिया, और अगर मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि W4 ये होना चाहिए, सही किया गलत किया जैसा भी, अगर मैं प्रिडिक्ट कर दिया कि W4 ये होना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम मैं दोबारा से शुरू नहीं कर सकता कि अच्छा मैं अब 4 वर्ड्स मेरे पास है, पांचवा बताओ क्या है, पांचवा प्रिडिक्ट कर दूंगा, फिर मैं उन 5 को यूज करूंगा और कहूंगा छठा क्या है। तो ये तो मैं पूरा सेंटेंस जनरेट करने लग जाऊंगा। यस, यस सर। ओके। अच्छा, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब एक्चुअली लैंग्वेज मॉडलिंग देखते हैं कि ये होगी कैसे। अभी तक मैंने बस हवा में बातें की हैं, देयर इज नथिंग कंक्रीट इन व्हाट आई हैव सेड, सो बी केयरफुल। लैंग्वेज की टर्म्स में इनपुट, वर्ड्स को इनपुट कैसे करेंगे? वर्ड तो इंग्लिश होती है, या वर्ड तो उर्दू होती है, वर्ड तो कोई जापानीज होगा, वर्ड तो किसी लैंग्वेज का होगा, वो कोई वेक्टर ऑफ नंबर्स थोड़ी है। कैट जो है इज नॉट अ वेक्टर ऑफ नंबर्स, ठीक है, इट्स जस्ट अ वर्ड। मैं कैट को एज अ वेक्टर ऑफ नंबर्स तो नहीं डाल सकता। आपके आरएनएन में ये जो इनपुट वेक्टर होता था, ये तो कोई वेक्टर है ऑफ नंबर्स, ये न्यूमेरिक सेट ऑफ नंबर्स है, आई मीन न्यूमेरिक सेट है, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट के वर्ड्स को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कंसिडर द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कंसिडर द इंग्लिश लैंग्वेज।
आप देखें, लेट्स अस्यूम कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकेबलरी है, यानी सारे वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में होते हैं, सारे के सारे जितने भी, मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, बिलियन, आई हैव नो आइडिया, जितने भी, ठीक है। मैं कहता हूँ उस वोकेबलरी में लेट्स से देयर आर कैपिटल के वर्ड्स, इतने वर्ड्स हैं, सारे के सारे मिला लूँ तो कैपिटल के वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये उसकी वोकेबलरी। लेट्स डू द फॉलोइंग. Each word can be represented by a k-dimensional vector. With 1 of k कोडिंग। ये आप लोगों को पता है ना 1 of k कोडिंग, असाइनमेंट में आप करते रहे होंगे, रेसिटेशंस में भी। यानी एक के नंबर्स का वेक्टर होगा, यानी अगर इंग्लिश में 3 मिलियन वर्ड्स हैं तो ये 3 मिलियन साइज का एक वेक्टर होगा जिसमें हर जगह 0 पड़ा होगा, सिर्फ एक जगह पे 1 पड़ा होगा। ये जिस जगह पे 1 पड़ा है ये उस वर्ड का इंडेक्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। मसलन अगर इंग्लिश लैंग्वेज का पहला वर्ड कैट है तो पहली जगह पे 1 पड़ा होगा, और डॉग अगर इंग्लिश लैंग्वेज का 17th वर्ड है तो 17th जगह पे 1 पड़ा होगा, बाकी जगह 0 होगा। और अगर लैम्प इंग्लिश का 100वां वर्ड है तो फिर 100वीं जगह पे 1 पड़ा होगा, बाकी सारी जगहों पे 0 पड़ा होगा। तो दैट्स 1 of k कोडिंग। ये जो 1 of k कोडिंग है, दिस इज वर्ड्स के लिए, ये वाली कोडिंग इज ट्रिमेंडसली इनएफिशिएंट। बहुत ही गंदा आइडिया, ये बहुत ही गंदा आइडिया। बिकॉज आप के नंबर्स के वेक्टर में तो आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते थे, आपने सारी वैल्यूज़ को 0 रख दिया है। यानी के नंबर के वेक्टर्स में आप देखा जाए तो इन्फिनिट चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ के चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे देख लें कि जैसे 2D में या 3D में ये जो x एक्सिस का वेक्टर था ये 1 0 था, और y एक्सिस जिस वेक्टर को कहते थे ये 0 1 वाला वेक्टर होता था। और 1 of k कोडिंग का मतलब है कि आप सिर्फ ये 2 वेक्टर सेव कर सकते हैं, या 1 0 या 0 1। जबकि 2D स्पेस के अंदर अगर आप मुझे यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर लिखने की इजाजत देते, 0 पे, यानी पहली एंट्री पे कोई नंबर लिख सकता था, दूसरी एंट्री पे कोई भी नंबर लिख सकता था, तो मैं एक इन्फिनिटली लार्ज 2 डिमेंशनल स्पेस में किसी भी जगह को रिप्रेजेंट कर सकता था। लेकिन बाय यूजिंग 1 of k कोडिंग मैं सिर्फ एक ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 0 वाला, और एक ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आई कैन ओनली रिप्रेजेंट 2 पॉइंट्स। सो इट्स अ ट्रेमेंडसली इनएफिशिएंट way of representing data. But why do we do it? Because we have no other way. How else can we convert a word into a vector of numbers? यानी कौन से नंबर्स यूज करने हैं इसकी हमें कोई समझ ही नहीं है। एनी चॉइस वुड बी इक्वली बैड। हाउ कैन वी चूज आर्बिट्ररीली vectors of numbers that we can input into a neural network?
to a neural network. एक तो ये कि ट्रिमेंडसली इनएफिशिएंट है, और उससे रिलेटेड एक बात है कि हर वर्ड जो आपने रिप्रेजेंट किया है, ईच वर्ड वेक्टर कहेंगे, ईच वर्ड वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी अदर वर्ड वेक्टर। इस पे कोई सवाल आपका इस बात पे कि ऑर्थोगोनल है? इज इट अंडरस्टूड कि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं सारे के सारे वर्ड्स? जी सर। किसी का भी किसी से डॉट प्रोडक्ट ले लें वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जिस वर्ड का जहां भी वन है किसी और वर्ड का वहां पे वन नहीं है, उनके उस जगह पे जीरो पड़ा है। और ये वर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेशन है उनका ऑर्थोगोनल होना, यानी बिल्कुल अनरिलेटेड होना, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। दिस इज नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। क्योंकि वर्ड्स में तो सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इनमें तो कोई वर्ड किसी से सिमिलर नहीं होता। तो दिस वन ऑफ के कोडिंग टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट यू हैव सम वे ऑफ कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू नंबर्स और वेक्टर्स ऑफ नंबर्स, but at the same time this representation is highly inefficient and it's also very unrealistic, क्योंकि सारे वर्ड्स को एक दूसरे से फर्क कर देती है। ओके, इसका वर्क अराउंड क्या है? इसका वर्क अराउंड ये है कि आप अपने वर्ड वेक्टर्स को लें और प्रोजेक्ट कर दें। प्रोजेक्ट वर्ड वेक्टर्स onto project word vectors onto low dimensional space. Via projection matrix. इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं और एम्बेडिंग मैट्रिक्स भी कहते हैं, कि आपने अपने वर्ड वेक्टर्स को एम्बेड कर दिया है किसी और स्पेस में, किसी और स्पेस में जाके फेंक दिया, ठीक है, वाया प्रोजेक्शन और एम्बेडिंग मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का नाम मैं ई रख देता हूँ एम्बेडिंग के लिए, एम्बेडिंग मैट्रिक्स है, पी भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। और इसका साइज होगा डी बाई के। वाई डी बाई के? क्योंकि आपकी वन ऑफ के कोडिंग वाले वर्ड्स आ रहे हैं अब, तो उनका साइज तो के डिमेंशनल है, तो इसमें कॉलम्स के होंगे, और मैं चाहूँगा कि मेरी जो प्रोजेक्टेड डिमेंशन है वो डी है, ताकि ये डी डिमेंशनल इनपुट मैं यूज़ करूँ। यानी अब मैं अपनी वो जो पिछली नोटेशन जो यूज़ कर रहा था कि मेरे इनपुट वेक्टर्स का साइज डी डिमेंशनल है, तो उसको जो भी इसका नंबर ऑफ रोज है उनको मैं डी कह रहा हूँ, वेयर डी इज लेस देन के, यूजुअली मच लेस देन के, ठीक है। ओके, अब सवाल उठता है कि ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? वेल, मैट्रिक्स E can be part of your neural network के parameters. It can be part of your LSTM या RNN के parameters. So it can be learned. यानी कौन सा बेस्ट तरीका था embed करने का?
वो बेस्ट तरीका भी आप लर्न कर लें। सो सो ये हमारी सरदर्द ये उतर गई कि एक वर्ड्स को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें। उसका एक इनएफिशिएंट तरीका ये था कि वन ऑफ के अकॉर्डिंग कर दें, हर वर्ड का बस एक वेक्टर होगा जिसमें एक जगह वन पड़ा होगा। और वो इनएफिशिएंट है और वो थोड़ा सा गलत भी है, अनरियलिस्टिक है। तो उसका हल ये निकाला है कि चलो ठीक है, फिर उसको रियलिस्टिक बना लेते हैं कि हर वर्ड्स को छोटी डिमेंशनल स्पेस में ले आते हैं, और जहाँ पे हो सकता है कि सिमिलर वर्ड्स जो हैं उनके सिमिलर किस्म के वेक्टर्स बन जाएं और डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट किस्म के वेक्टर्स बन जाएं। लेकिन वो प्रोजेक्शन फिर कैसी होनी चाहिए, वो प्रोजेक्शन भी हम लर्न कर लेंगे, वो पार्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क होगा वो। ओके अच्छा, ये हो गई लैंग्वेज की इनपुट, कि लैंग्वेज को आपने इनपुट कैसे करना है किसी न्यूरल नेटवर्क में। अब आ जाते हैं आउटपुट पे। Um, okay. Let's assume for now कि मेरी आउटपुट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, ठीक है। यानी इसकी भी वोकेबलरी वही के वर्ड्स वाली वोकेबलरी है, ठीक है। यानी मैं इंग्लिश की इनपुट ले रहा था, इंग्लिश ही आउटपुट निकल रही है। जो कि हमारी जो एग्जांपल जो हमने शुरू में देखी है टेक्स्ट प्रिडिक्शन की, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स आपने डाले और इंग्लिश का ही कोई वर्ड आपने आउटपुट करना है एट टाइम t+1। ओके, सो आउटपुट भी मुझे इंग्लिश चाहिए, यानी वही वोकेबलरी है। तो मैं अपने जो भी नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है, ट्रेडिशनल है, या CNN हो, या अक्सर जो लैंग्वेज के लिए यूज होता है वो RNN होता है, LSTM है, जो भी है, मैं अपनी आउटपुट लेयर जो है, आउटपुट लेयर मेरी इट विल कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्टमैक्स ऑन के न्यूरॉन्स। आउटपुट लेयर में के न्यूरॉन्स होंगे और उन पे सॉफ्टमैक्स हो रहा होगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, के न्यूरॉन्स पे सॉफ्टमैक्स का क्या मतलब है? दिस मीन्स के एट टाइम टी एट टाइम टी मेरे पास एक वेक्टर आउटपुट होगा y, जिसका केथ कंपोनेंट, जो भी स्मॉल के, जिसका केथ कंपोनेंट एक प्रोबेबिलिटी होगी। इट विल बी द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सॉफ्टमैक्स से प्रोबेबिलिटी निकलती है, तो सॉफ्टमैक्स से जो भी निकला है मैं उसको इंटरप्रेट ऐसे करूंगा कि इट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी वी मैंने कहीं कहा था, लेट इंग्लिश वोकैबुलरी, इस वोकैबुलरी का नाम वी कह दें, ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड्स है वी, ठीक है। सो और उसके अंदर जो केथ वर्ड है ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, गिवन word at time 1, word at time 2, dot dot dot, word at time t-1, t-1 कह देते हैं, या चलें उसी एग्जांपल पे रहते हैं wt और इसको t+1 कह देते हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, ये जरूरी है समझ। ठीक,
ठीक है, इसका ये जुमला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ kth वर्ड एट टाइम t प्लस वन गिवन ऑल द प्रीवियस वर्ड्स, वन से लेकर t तक। और अगर आप वेक्टर देखें, यानी आपकी आउटपुट ले टाइम t पे जो वेक्टर बनेगा वो इस किस्म का वेक्टर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोकैबुलरी का पहला वर्ड गिवन पिछले सारे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वोकैबुलरी का दूसरा वर्ड गिवन जितने पिछले थे, एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोकैबुलरी का आखिरी वर्ड कैपिटल के गिवन पिछले क्या वर्ड्स थे। ये एक वेक्टर होगा, सॉफ्ट मैक्स के थ्रू निकला होगा, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स प्रोबेबिलिटीज देता है। ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच में होंगे, इनका सम करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट मैक्स से निकल रहे हैं। और इसका साइज होगा k/1, जो वोकैबुलरी का साइज है। यानी ये जो आउटपुट निकल रही है आपकी, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आउटपुट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई ये बात? यस। ओके, अब देख लेते हैं लॉस फंक्शन कैसा होगा ये इस प्रॉब्लम के लिए, जो हम टेक्स्ट प्रेडिक्शन वाली कि अगला वर्ड प्रेडिक्ट करें। इसका लॉस फंक्शन होगा क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्रॉस एंट्रोपी बिटवीन आउटपुट्स एंड टारगेट्स, यानी आउटपुट में क्या वर्ड्स होने चाहिए थे और टारगेट में क्या वर्ड्स होने चाहिए। आउटपुट वर्ड्स एंड ओके, वो क्रॉस एंट्रोपी कैसे लिखेंगे? यानी आई हैव अ लॉस फंक्शन बेस्ड ऑन, अच्छा मैं टारगेट जो वर्ड्स हैं ना उनको डिजायर्ड वर्ड्स कह रहा हूँ। मैं टी क्योंकि टाइम के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं टी टारगेट के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं डिजायर्ड वर्ड्स कहने लगा हूँ टारगेट्स को। सो द डिजायर्ड वर्ड एट टाइम 1, the desired word at time 2, the desired word at time 3, and so on. The desired word at time capital T, जितने भी थे, ये मेरा desired words का सेट आ गया है। और दूसरा सेट मेरे पास है आउटपुट वर्ड्स का। सो y at time 1, y at time 2, y at time 3, dot dot dot, y at time capital T, और इनके दरमियान कोई लॉस कंप्यूट करना है। यानी लॉस जो है वो पूरे पूरे जिससे कहें पूरे पूरे सेंटेंस पे कंप्यूट होगा, पूरे पूरे सेंटेंस पे, सिर्फ एक वर्ड के ऊपर नहीं है लॉस। ये जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं D1 फॉर एग्जांपल, ये डिजायर्ड वर्ड का वेक्टर है। डिजायर्ड वर्ड मैं कैसे बता सकता हूँ कंप्यूटर को कि डिजायर्ड वर्ड ये होना चाहिए? कैसे बताऊंगा? उसे कहूंगा कैट, कैट तो समझता ही नहीं कंप्यूटर, या न्यूरल नेटवर्क, वो तो नंबर समझता है। तो ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा पहले टाइम पे डिजायर्ड वर्ड 17th वर्ड होना चाहिए, सेकंड टाइम पे डिजायर्ड वर्ड 13th वर्ड है, थर्ड टाइम पे डिजायर्ड वर्ड 40th वर्ड है, एंड सो ऑन। तो ये वन ऑफ के कोडिंग वाले वेक्टर्स हैं। और जो आउटपुट्स हैं मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है, वो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम 2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के वेक्टर्स हैं ये।
हर टाइम पे। और मैं आइडियली मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि अगर डिजायर्ड वर्ड एट टाइम 1 इज द 17th वर्ड, तो मैं चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइम 1 पे आई है उसमें 17th जगह पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइम 2 पे आई है उस पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए जो इंडेक्स सेकंड डिजायर्ड वर्ड का था, जो भी था वो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्रॉस एंट्रोपी अगर आपने जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की स्लाइड्स अगर आप देखें, वहां पे हमने क्रॉस एंट्रोपी का मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन वहां पे समझाया हुआ है। और क्रॉस एंट्रोपी ऐसे लिखते हैं आप, मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी वाला जो लॉस फंक्शन होता है वो होगा ओवर एवरी टाइम स्टेप, यानी D1 को मैं Y1 से कंपेयर करूंगा, D2 के साथ Y2 एसोसिएट, D3 के साथ Y3 एसोसिएट एंड सो ऑन। और ये अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ी देर बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो उस लेक्चर से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि को मैं 1 से लेके कैपिटल K तक लेके जाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा, ये माइनस मैं बाहर लेके आ गया हूँ, ये क्रॉस एंट्रोपी में माइनस लॉग होता था। दिस इज डिजायर्ड वेक्टर एट टाइम t और उसका kth कंपोनेंट, ये या 0 होगा या ये 1 होगा, 0 और 1, हमेशा 0 होगा, सिर्फ एक दफ़ा ये 1 होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log ऑफ y एट टाइम t और उसके kth कंपोनेंट से। और ये 1 तब होगा जब आपने सही वाला वर्ड, जब सही वाले इंडेक्स पे आप बैठे होंगे, यानी ये सारी टर्म्स 0 हैं। ये जो पूरी समेशन यहाँ पे हो रही है, इस पूरी समेशन के अंदर हर बारी तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ वो टर्म बाहर निकल आएगी। सो अलाउ मी टू राइट दिस एज t इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल T, यानी फॉर एवरी टाइम जस्ट एड लॉग ऑफ y एट टाइम t और उसका, अब मैं ज़रा अब्यूज ऑफ नोटेशन करने लगा हूँ कि वो वाला इंडेक्स y का, वो वाला इंडेक्स चलो मैं पूरी बात ही लिख देता हूँ, इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड एट टाइम t प्लस 1, क्योंकि एट टाइम t आप आउटपुट क्या चाहते हैं, जब आप should I say output at time t or t plus 1? खैर इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी मुझे ये लग रहा है कि मे बी दिस शुड बी नॉट +1, शायद नहीं होना चाहिए, यानी आउटपुट में वो वाली प्रोबेबिलिटी एट टाइम t, मुझे वो वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए जौन सा वर्ड में आउटपुट करना चाहता था, ठीक है। दिस शुड बी t+1, क्योंकि ये देखें y जब मैं कहता हूँ व्हेन आई से वेट दिस वाज y+1, इसको भी y+1 कहना चाहिए था, विच मीन्स कि एट टाइम t मुझे पिछले टाइम t+1 सारे देख लिए। वेट आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि कौन सा वर्ड मैंने आउटपुट करना है एट टाइम t। ऊपर अपनी प्रॉब्लम में देख लेते हैं।
टाइम 1 मैंने सेकंड वर्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो दैट दिस इज t+1, दिस इज t+1, यप, यस। अगला वर्ड, सो अगले वर्ड का जो भी इंडेक्स था, वो वाला जो कंपोनेंट है प्रोबेबिलिटी का, वो लेके आए, उसका नेगेटिव लॉग लें, और इन नेगेटिव लॉग को सम कर दें ओवर ऑल टाइम्स। सो ये आपका क्रॉस एंट्रोपी वाला लॉस फंक्शन होगा इस प्रॉब्लम के लिए। इसमें कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? आप लोग सुन भी रहे हैं? यस सर, ठीक है सर। ओके, ओके। इनपुट देख ली, आउटपुट देख ली, लॉस फंक्शन देख ली, ट्रेनिंग देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने लॉस फंक्शन बता दिया ना, तो अगर लॉस फंक्शन है तो ट्रेनिंग कैन स्टार्ट। और ट्रेनिंग में भी आई कैन स्किप डिटेल्स बिकॉज हमें बैक प्रोपगेशन आती है, सो वी कैन जस्ट डू बैक prop using using millions of sentences। और इंग्लिश के मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस पकड़ना तो कोई मसला नहीं है, कहीं से भी कॉर्पस पकड़ लें, कोई भी विकिपीडिया के सेंटेंसेस ले लें, अखबार के सेंटेंसेस ले लें, किसी वेबसाइट पे चले जाएं, उस वेबसाइट के सेंटेंसेस ले लें, किसी का नॉवल पढ़ा है उसके सेंटेंसेस ले लें, यानी सेंटेंसेस पकड़ना तो कोई मसला ही नहीं है। मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस इकट्ठे करना, इवन बिलियंस। और ये जो एक सेंटेंस होगा, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल होगी। ईच सेंटेंस, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल टी होगा, और हर सेंटेंस का कैपिटल टी फर्क हो सकता है, बट ईच सेंटेंस with all its words, that is one training example. Okay, ट्रेनिंग भी होगी। और लैंग्वेज जनरेशन जो है, वो हमने शुरू में देख लिया था कि जब ट्रेनिंग अगर हो चुकी है आपके पास, तो यू कैन जस्ट जनरेट अ होल, when I say language generation, I should maybe say sentence generation। अगर सेंटेंस जनरेशन हो गई तो लैंग्वेज जनरेशन भी हो गई, पर टू बी मोर एक्यूरेट सेंटेंस जनरेशन ऐसे होगी कि जो नेक्स्ट वर्ड है w at time t+1 is drawn, it is drawn। जिस तरह आप कॉइन टॉस में से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, आप कॉइन टॉस करते हैं, हेड आ गया तो इसका मतलब है कि हेड ड्रॉ हुआ था उस डिस्ट्रीब्यूशन में से। कुछ भी आ सकता था, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन में से एक सैंपल ड्रॉ किया, इट टर्न्स आउट कि वो हेड आ गया था। इसी तरह आपके पास ये जो वाई टी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम probability distribution yt, ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज हैं, और जब आप कहते हैं ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ ऐसे हो सकता है कि जिन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनके सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, यानी उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ड्रॉ कर लें आप। या फिर ड्रॉ का ये तरीका भी हो सकता है, आप सबसे जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड है वो उठा लें, बस हर बारी आर्ग मैक्स करें, वो वाला वर्ड उठा लें, ठीक है। तो ये दो तरीके हो सकते थे आपके पास, और भी हो सकते हैं, पर
पॉइंट इज के ये जो आपका LSTM या आपके नेटवर्क ने जो आउटपुट किया, ये वर्ड आउटपुट नहीं किया था, उसने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल वर्ड्स आउटपुट की थी कि इस टाइम पे सारे वर्ड्स के होने के ये चांसेस थे। और अब आपने उन सारे उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक वर्ड उठा लेना है बेस्ड ऑन दोज चांसेस, ठीक है। तो ये तो WT+1 मिल गया। उसके बाद फीड, ये जो आपने ड्रॉ किया था वर्ड WT+1 एज नेक्स्ट इनपुट, and find probability distribution y at t+1, ठीक है। और जब वो मिल जाएगी तो उससे आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो रिपीट दिस होल प्रोसेस, रिपीट until हाँ, इसको जुमले को मैं चले रिपीट until ending symbol। Let me explain ending symbol क्या है। Repeat until ending symbol is drawn। अच्छा, ending symbol मैं बता देता हूँ। आपके पास वन ऑफ के कोडिंग है ना, तो आपके पास जितने भी वर्ड्स थे, के वर्ड्स से आपकी वोकैबुलरी में, मुझे अब इजाजत दें कि मैं जो एक और वर्ड ऐड कर देता हूं शुरू में, और वो होगा स्टार्टिंग सिंबल। वो आप कह लें स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके लिए कोई सिंबल है, ठीक है। ये एक वर्ड है स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, ये मैं एक और वर्ड ऐड कर दिया है वोकैबुलरी में, और वोकैबुलरी के अंदर एक और वर्ड ऐड कर दिया है एंड ऑफ सेंटेंस। यानी माई वोकैबुलरी नाउ हैज K+2 वर्ड्स ओवरऑल। एक वर्ड स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक वर्ड एंड ऑफ सेंटेंस है। और अगर आप चाहें तो अगर इसको पहला वर्ड रखना है तो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का जो वेक्टर होगा वो होगा वन ऑफ के कोडिंग के मुताबिक 1 शुरू में और बाकी सारे जीरोस। कितने जीरोस होंगे कि मुझे बता सकता है? K+1 एब्सोल्युटली। और फिर आप ये भी बता दें कि फिर एंड ऑफ सेंटेंस वाला जो वर्ड है इसका वन ऑफ के कोडिंग में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? उसका सर लास्ट बिट ऑन होगी, बाकी स्टार्ट में सारे जीरो। जी बिल्कुल, सारे जीरो होंगे और आखिरी वाला 1 होगा। परफेक्ट। ओके, सो मैं अपने सारे वर्ड्स को और ये स्टार्ट सिंबल और एंड सिंबल भी बना लेता हूँ। और अगर किसी भी पॉइंट पे जो मेरा वर्ड ड्रॉ हुआ है वो था एंड ऑफ सेंटेंस, तो देन स्टॉप, और आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सर इसमें एक मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि मतलब ये मॉडल तो हमारा फिर हर वक्त कोई कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करके आगे शो कर रहा होगा, लेकिन जीमेल जो है वो हर वक्त नहीं शो करता है। ऐसा लगता है जब उसको समझ लगती है कि ये यहाँ पे ये ठीक है तब भी आता है प्रेडिक्शन उसकी। जब उसको हाई प्रोबेबिलिटी वाली कोई चीजें मिलती होंगी तब वो कहता होगा। यस सर, ऐसा कुछ है ना। या जिस तरह अभी भी एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं आपको W1 W2 W3 बताए हैं और फिर मैंने कहा W4 बताएं। तो जीमेल ने भी अपना कोई रखा होगा कि जी अच्छा 3-4 लफ्जों को देखने के बाद प्रेडिक्ट करना शुरू करें। और ये मर्जी है, आप अपने नेटवर्क हैं, शुरू से शुरू हो जाओ, तो ये वो आप लर्न करा दें, वो कर लेगा। यानी वो सीख लेगा फ्रॉम मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस। इट माइट लर्न कि यूजुअली सेंटेंस तो द से या अ से इस तरह के लफ्जों से शुरू होता है। तो या लेट्स से आपने ना बच्चों की कहानियों पे ट्रेन किया है इसको, तो वो लर्न कर लेगा कि अक्सर जो पहला लफ्ज था वो वंस होता था और पहला सेंटेंस अक्सर वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होता था, ठीक है। तो वो सीख लेगा।
तो आप चाहे उसको कहें कि 3 के बाद प्रिडिक्ट करना है, या उसे कहें कि यार बस प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो शुरू से, तो वो पहला वर्ड अक्सर वंस प्रिडिक्ट कर लेगा और फिर सर आगे चलता इसमें है। हम ये कहाँ पे हैंडल करें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स हैं कि ये वर्ब है इसके बाद नाउन आएगा हमेशा या ऐसे कुछ? सब इम्प्लिसिट है, सब इम्प्लिसिट है। ये वो जो आप पैरामीटर्स लर्न कर रहे हैं, जी उनके अंदर छुपी होंगी ये बातें। यानी यू डोंट रियली हैव टू एक्सप्लिसिटली मॉडल। देखिए जो पुरानी टेक्निक्स थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, वो यही थी, आप लैंग्वेज की ग्रामर, लैंग्वेज के रूल्स, इनको मॉडल करते थे। With these, you don't have to explicitly model them. If you give it enough data, वो implicitly अपने अंदर वो rules बनाना शुरू कर देता है। ओके, तो ये मेरे ख्याल में हमने एक प्रॉब्लम देख ली टेक्स्ट प्रिडिक्शन वाली। उसमें इनपुट्स कैसे हैं, यानी हमने वर्ड्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इनपुट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स और सारा कुछ। आउटपुट कैसे मॉडल करनी है कि हम प्रोबेबिलिटीज बनाएंगे लफ्ज़ों के ऊपर। हमने लॉस फंक्शन देख लिया, सिंपली क्रॉस एंट्रोपी है, सही वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। और ट्रेनिंग ये है कि अगर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं तो बस उनको उठाएं और बैक प्रोपगेशन कर लें। ऑफ कोर्स ये अगर RNN है तो ये बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम है, मतलब दोनों है। ओके, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। और अगर आपने ट्रेन कर लिया है तो नाउ यू कैन जनरेट सेंटेंसेस। ठीक है, वो वर्ड्स ड्रॉ करते रहें, पिछले ड्रॉ वर्ड को इनपुट बना लें अगले टाइम के लिए, और फिर नया वर्ड ड्रॉ कर लें, एंड सो ऑन अंटिल यू रीच एन एंड ऑफ सेंटेंस। सिंपल। अब अगली प्रॉब्लम पे जाते हैं। सर ये इसको जी जी जी। तो बैक प्रोपगेशन कर रहे हैं आप, थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर देंगे मुझसे अबाउट कि एक सेंटेंस है 3 वर्ड्स का और मैंने 7 पे जाके से बोला एंड ऑफ सेंटेंस आ रहा है, तो पहले वो फॉरवर्ड प्रॉप कर रहा होगा 3 पे, फिर 4 पे उसने प्रिडिक्ट किया, फिर 5 पे प्रिडिक्ट किया, मतलब ये अभी फॉरवर्ड प्रॉप चल रही है, तो 7 पे जाके लॉस निकला और तब बैक प्रॉप शुरू हो। जी ऐसा ही होगा। जब तक एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आ रहा तब तक फॉरवर्ड प्रॉप होती रहेगी। एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली। और सर ये जो वोकैबुलरी की डिक्शनरी ऑब्वियसली ये भी हम पर है कि हम कौन सी डिक्शनरी यूज कर रहे हैं जिस वोकैबुलरी फिलहाल तो मैंने ये अस्यूम किया था कि इंग्लिश में जितने भी लफ्ज हैं सारे आ गए हैं वोकैबुलरी। या अगर आपकी डिक्शनरी छोटी है, वोकैबुलरी छोटी है, तो तब मैं कहूँगा कि भाई जितनी वोकैबुलरी है इंग्लिश में बस यही वर्ड्स थे और बाकी वर्ड्स कोई नहीं है इंग्लिश में। यानी मैं बस ये अस्यूम कर रहा हूँ कि मेरा यूनिवर्स जो है ना, वो मेरा यूनिवर्स ये वी है, जो भी वोकैबुलरी हमने रखी। ठीक है सर, फॉरवर्ड प्रॉप में से 3 की लेंथ, अभी तो हमें टाइम का पता ही नहीं है कि हमने कितनी दफा चलना है, आई मीन 3 की लेंथ क्या है। सो एक बार मतलब वो जो एज वाली चीज बीच में आ जाती है हिडन लेयर की, कि उसने वापस आगे H1 ने आगे H2 को भी जाना है, H1 के आउटपुट है, तो जब 3 वर्ड्स के बाद 4 पे जाएगा तो फिर वो वापस दोबारा से फिर से H2 को H3 के ऊपर, मतलब फॉरवर्ड प्रॉप में भी फिर पिछले वाले नहीं, ये 3 तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। कोई रियली द प्रॉब्लम इज गिवन वर्ड्स टिल टाइम t, प्रिडिक्ट वर्ड एट टाइम t+1, और ये जो टाइम t है इट कुड बी 1, इट कुड बी 2। ठीक है, अब t+1 पे हमने निकाल लिया लेकिन एंड ऑफ वर्ड नहीं था, तो t+2 निकालने के बाद अब हमें फिर t+2 पर वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए हमें फिर से जितनी हिडन लेयर तो सबके फॉरवर्ड प्रॉप फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा उस टाइम स्टेप। नहीं, ये एक ही फॉरवर्ड प्रोपगेशन चल रही है। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग में से वो मेरे पास एक सेंटेंस है, एग्जांपल है समझने के। तो ट्रेनिंग में आपके पास जो डिजायर्ड वर्ड है ना एट टाइम t+1, वो पता है आपको कि होना क्या चाहिए था। ये डिजायर्ड वर्ड एट t+1 आपको पता है क्या होना चाहिए था। तो आप अपनी फॉरवर्ड प्रॉप करते जा रहे हैं और वर्ड्स आते जा रहे हैं,
और आपका लॉस तब कंप्यूट होगा जब सारे वर्ड आ गए कैपिटल टी जी। तक। तो वो एक सारे वर्ड से मुराद ये है कि पता होगा पहले से कि ये सेंटेंस 7 की लेंथ का बनेगा, एब्सोल्युटली ये का इनपुट हुआ है और 7 का बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ये हमें पहले से पता है। इसलिए फॉरवर्ड टॉप में जब हम टाइम में एज निकाल रहे हैं हिडन लेयर में, जी। तो हम 7 टाइम को लूप चल रहा होगा और फिर अगले एज का 7 टाइम लूप चल रहा होगा, फिर उससे अगले एज का, अगर 3 हिडन लेयर। नहीं, 3 ठीक। हिडन लेयर्स क्यों? नहीं, वेट, व्हाट डू यू मीन 3 हिडन लेयर्स? देयर आर नो 3 से नेटवर्क में 3 हिडन लेयर्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक हिडन लेयर है। वो हिडन लेयर एट टाइम 1 है, हिडन का आउटपुट एट नहीं, टाइम। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नेटवर्क है उसमें 3 हिडन लेयर है। अच्छा, अगर किसी में है, जी 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 बिल्कुल। तो अब हमें पहले से पता है कि जो हमने प्रिडिक्ट करना है उसकी टोटल लेंथ 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले वाली हिडन लेयर को टाइम 7 के ऊपर फिर वो जो हमें करना होता है साइक्लिक, जी, जी। सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर दूसरी हिडन लेयर पर भी 7 टाइम्स को कैलकुलेशन कर लेंगे, तीसरी हिडन, इस तरह ये चलेगा। एक्चुअली नहीं, जब पहली पे करेंगे वो पहली की आउटपुट सेकंड लेयर को जाएगी स्पेस में, ठीक है, और स्पेस में पहले प्रोपगेशन होगी एक दफा ना आउटपुट लेयर तक स्पेस में, ठीक और फिर ये सारी चीजें टाइम में आगे जाएंगी अगले वर्ड की बारी। ठीक है। तो तीनों लेयर्स स्पेस में पहले एक दफा हो जाएंगी कंप्लीट एट फर्स्ट टाइम, एंड देन एट द सेकंड टाइम, एंड देन द थर्ड टाइम। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड प्रॉप 7 टाइम्स चलेगा अगर 7 की लेंथ का वर्ड हमें प्रिडिक्ट करना है। अगर 7 की लेंथ का वर्ड है तो 8 दफा चलेगा, क्योंकि 8वां कैरेक्टर एंड ऑफ सेंटेंस भी होगा बाय द वे, तो 8 दफा चलाओ। ठीक है। सिमिलरली बैक प्रॉप भी इतने ही करेंगे। बिल्कुल, जब आपकी फॉरवर्ड प्रॉप खत्म हो जाएगी, आगे लॉस फंक्शन आएगा, बैक प्रॉप वापस आएगी, स्पेस में भी नीचे आएगी, और स्पेस में नीचे आने के बाद फिर टाइम में नीचे आएगी, पिछले टाइम में जाएगी, फिर स्पेस में नीचे आएगी, फिर पिछले टाइम में जाएगी, फिर स्पेस में नीचे आएगी, फिर पिछले टाइम में जाएगी, एंड सो ऑन। थैंक यू। ओके, अब अगली प्रॉब्लम करते हैं। द सेकंड प्रॉब्लम इज, सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर हम ये जनरेटिव मॉडल बना रहे हैं, खुद से सेंटेंस जनरेट कर रहे हैं। दोबारा बताएंगे? कि हम ये जनरेटिव मॉडल बना रहे हैं, यानी कि इसमें हम खुद से एक सेंटेंस बना रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें यानी कि वर्ड 2 जो होगा वो वर्ड 1 की बेस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे। जी, तो सर वर्ड 1 किसकी बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली हम जब वर्ड 1 हम वर्ड 1 किसकी बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी सर, यानी कि वर्ड 2 के लिए तुम्हारे पास होगा ना, वर्ड 1 होगा, उसकी बेस पे हम कर रहे हैं। डिपेंड करता है। अभी जिस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें तो हम व्हाट इफ मैं वर्ड 1 ये रख दूं, सॉरी, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, व्हाट इफ वर्ड 1 इज दिस? अब आप क्या कहते हैं? सर मैं उस सेंस में कह रहा था, यानी कि जिस तरह वो सीक्वेंस होगा, इस तरह इनको ये देखेगा, यानी कि शुरू में हमारे पास एम्प्टी है तो हमारे पास वर्ड 2 ये होगा। क्या मतलब शुरू में एम्प्टी है तो वर्ड कोई नहीं होगा? मैं नहीं समझा, दोबारा पूछें ये बात। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें यानी कि हम देख रहे हैं ना कि अगर हमारे पास शुरू में पहला वर्ड ये आता है, दिस आता है, तो सेकंड वर्ड हमारे पास इज होगा। ठीक है, और अगर पहला वर्ड बताया ही नहीं किसी ने, यही सवाल है ना आपका? तो मैंने एग्जैक्टली वही सिचुएशन नहीं बना दी यहाँ पे। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वर्ड 1 जो है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस वाला सिंबल आया है, तो अब कुछ करो तो कहेगा अच्छा पहले स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है, अब मैं कोई पहला वर्ड लेके आता हूँ, ये जो W2 जिसको कह रहे हैं ये पहला वर्ड होगा, और ये जनरेट हो रहा होगा खुद बेस्ड ऑन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस वाला वर्ड। यानी ये वही हो रहा होगा जो आप चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, कि खुद ही सेंटेंस शुरू करे, खुद ही एंड कर दे। नहीं, ठीक सर। या मैं धक्के से ठीक है कहलवा रहा हूँ आपसे? सर
जी सर हमने तो कहा था कि सेंटेंस कंप्लीट करने वाला मॉडल है, तो T+1 भी, WT+2 भी और WT+3 भी वो करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही है ना ये जो मॉडल है? ये जो मॉडल है सिर्फ ये नेक्स्ट बस अगला प्रोड्यूस कर देगा, अगला वर्ड प्रोड्यूस कर देगा गिवन प्रीवियस वर्ड्स, ठीक है। वो प्रीवियस वर्ड्स हो सकता है सिर्फ एक हो, और वो जो एक है वो हो सकता है सिर्फ स्टार्टर सिंबल हो, या वो हो सर मैं सकता है आपने दे दिया हो। नेक्स्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ, जो प्रिडिक्ट करेगा वो एक वर्ड के पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देगा, 4 वर्ड प्रिडिक्ट कर नहीं, देगा, ये मैं कह रहा हूँ। ये मॉडल एक वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक वर्ड प्रिडिक्ट करने के बाद मैं इस जो प्रिडिक्ट किया है इसको फिर से इनपुट करा दूं अगर, और कहूं अब T+2 पे प्रिडिक्ट करो, तो 2 वर्ड प्रिडिक्ट हो जाएंगे ना। ठीक है। यानी अगर मैं इसको चलाता जाऊं तो पूरा सेंटेंस प्रिडिक्ट हो जाएगा। जैसे वो T+1 वो हो जाएगा, वो जो हाँ, सेकंड वर्ड है। उसको अगर आपने, हाँ, T+1 अगर उसको कहना है, ठीक है। और आई कैन कंटिन्यू अंटिल एंड ऑफ सेंटेंस वाला वर्ड नहीं आ जाता, देन इट विल स्टॉप। सो ये आर्बिट्ररी लेंथ के सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज के प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अगली प्रॉब्लम, लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। अगली प्रॉब्लम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर अगर आपने ये पिछली वाली सीख ली है तो अगली को देखना आसान होगा। पिछली वाली थी एक वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की प्रिडिक्शन। नाउ द प्रॉब्लम इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। And so, for example, the sentence that you input is Zaid slapped Khalid. और we translate it into Urdu, ठीक है। और उर्दू में ये बनेगा जैद ने, क्या बनेगा, आप लोग क्या कहते हैं? जैद ने खालिद, कोई बताएगा? खालिद को थप्पड़ मारा था। ठीक है, जैद ने खालिद को थप्पड़ मारा। परफेक्ट। सो लेट्स कॉल दिस, अब मैं x कह देता हूँ, वर्ड है वर्ड 1 x1 x2 और x3, है ना। वर्ड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये एक लैंग्वेज के हैं, ये दूसरी लैंग्वेज के हैं, तो इनको y कह देता हूँ। इसमें y1 ये वाला है ना, जैद, उर्दू दूसरे ऑर्डर में होती है। y2 ने है, खालिद इज y3, को इज y4, थप्पड़ इज y5 एंड दिस इज y6। सही। और अगर आपने एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और एंड ऑफ सेंटेंस भी डालने थे बीच में, तो इसको आप x0 कह दें। एंड ऑफ सेंटेंस भी अगर आपने डालना है तो इसको x4 कह दें। सिमिलरली अगर यहाँ पे एंड ऑफ सेंटेंस है इसकी वोकैबुलरी में, तो ये y7 होगा, और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पर होगा, दिस विल बी y0। मेरे साथ हैं आप लोग के नहीं? ओके। इसका मॉडल बनेगा कैसे, आर्किटेक्चर कैसा होगा इस प्रॉब्लम का? ये ऐसे होगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा x1, और x1 से मैं निकालूंगा कोई h1 हिडन लेयर, और h1 से मैं निकालूंगा कुछ भी नहीं एक्चुअली। पहला वर्ड क्या आया? जैद आया है ना। यानी कैन यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस व्हेन यू हेयर द फर्स्ट वर्ड, या आपको पूरा सेंटेंस सुनना पड़ता है ट्रांसलेट करने से पहले? नहीं सर, एक वर्ड की ट्रांसलेशन हो सकती है। हो सकती है, ठीक है।
अब आप जो उर्दू वाला है ना, उर्दू वाला, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। आपने इसकी इंग्लिश करनी है और मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा और आपने मुझे इंग्लिश का वर्ड बताना है। जैद, इंग्लिश क्या करेंगे? बताएं बताएं जल्दी जल्दी। जैद, जैद सर। ग्रेट। ने, इंग्लिश बताएं। हैज। ओके, हैज, ठीक है, चलते जाते हैं। जैद हैज। खालिद, ठीक है, खालिद ही सर। ओके, खालिद। तो आपने इस वक्त जो बनाया वो बनाया जैद हैज खालिद। ओके ग्रेट। जैद ने खालिद को, अब क्या कहेंगे? राइट, सो दिस बिकम्स रियली प्रॉब्लमेटिक। आप जब तक लैंग्वेज बैरियर बन रही है। नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है वो इवन एक ह्यूमन बीइंग जब ट्रांसलेट करता है तो वो पूरा सेंटेंस देखता है। यानी जब मैंने सिर्फ जैद ने कहा तो अभी कुछ भी आ सकता है आगे। जैद ने खालिद को, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने आगे क्या कहना है इंग्लिश में, है ना? क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब है वो जैद के फौरन बाद आ रहा है। उर्दू का वर्ब बहुत देर बाद आ रहा है, थप्पड़, थप्पड़ मारा। ठीक है। सो लैंग्वेज में यू हैव टू लुक एट द सेंटेंस एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। सो मैं अभी एक वर्ड की एक वर्ड के 2 वर्ड ट्रांसलेट हो रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में। बिल्कुल मल्टीपल। ये जो और अरबी में तो एक ही वर्ड है और उर्दू में उसका पूरा सेंटेंस बन जाता है। हाँ बिल्कुल। सो हर लैंग्वेज की अपनी पिक्यूलियरिटीज हैं। एक लैंग्वेज से दूसरी में जाएंगे तो एक तो आप ये देखें कि कहाँ इधर 3 वर्ड थे और उर्दू में जो है वो 6 वर्ड निकल आए, और वाइस वर्सा। मतलब ये ऑर्डर भी इनके साइजेस भी फर्क है और ऑर्डर भी बड़ा फर्क हो गया है कि स्लैप्ड जो है, स्लैप्ड वो खालिद से पहले आ रहा था और उर्दू में जो थप्पड़ मारा है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्लैप वो खालिद के बाद आने लग गया है। सो दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक। ये वन ऑन वन नहीं है, ये सारी ये जो मैपिंग हो रही है ना ये टाइम में बराबर है, लेंथ ही फर्क है टाइम में, और ना ही ये टाइम में सिंक्रोनाइज्ड है, या ना ही ये टाइम में ऑर्डर्ड है कि जिस ऑर्डर में यहाँ वर्ड से कम से कम उस ऑर्डर में यहाँ पे आए। ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। दिस इज अ रियली टफ प्रॉब्लम, लेकिन हम इसको सॉल्व इस तरह करते हैं। मैं अपना पहला वर्ड डाला, हिडन लेयर में उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन आई, उसको रिकरेंटली मैंने अगले हिडन लेयर पे अगले टाइम पे भेज दिया। सेकंड वर्ड डाला, थर्ड वर्ड डाला। थर्ड वर्ड की बारी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और मेरे पास हिडन स्टेट एच एट टाइम 3 आ गया। ग्रेट। और मेरा इनिशियल हिडन स्टेट वो मैं कहता हूँ समथिंग एट टाइम 0 था। ओके, अब मैं क्या करने लगा? अब मैंने जैद, स्लैप्ड, खालिद तीनों वर्ड देख लिए ना, which means कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ आई कैन स्टार्ट जनरेटिंग एन आउटपुट। तो जो यहाँ पे आउटपुट आई है, लेट्स कॉल इट y1, क्योंकि अब मैं पहला वर्ड अपना आउटपुट कर सकता हूँ। और बेस्ड ऑन के ये क्या स्टेट था, आउटपुट कर दिया। और और अब बस मैं सिर्फ हिडन स्टेट्स उठाता रहता हूँ और अब मैं ये वर्ड्स बार बार प्रोड्यूस कर सकता हूँ। y2 ऑल द वे अप टू y7 कहूँगा, या y6 में मुझे पता है कि मैंने 6 तक करना है। इस केस में मुझे पता है, या चले y7 जो भी है, एंड ऑफ सेंटेंस तक मैं इसको प्रोड्यूस कर लूँगा। यानी आइडियली अब मैं चाहूँगा ये कि जब आप मुझे ये 3 वर्ड्स इनपुट करें, जैद, स्लैप्ड, खालिद, अगर ट्रेनिंग की बात करें,
तो आई वुड वांट कि जब मैं खालिद देखूं तो मैं ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं और मेरा आंसर बनना शुरू हो जाए। जैद यहाँ पे आए, ने खालिद को थप्पड़ मारा, यहाँ एंड पे आ जाए, ठीक है। और इधर कोई इनपुट्स नहीं होंगी। जब वंस आई हैव सीन द इनपुट, नाउ जस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। और वो आउटपुट्स डिपेंड कर रही होंगी, ये जो हिडन स्टेट्स आपके बन रहे थे उनकी बेस पे ये बननी चाहिए। एंड नाउ कंसिडर के यहाँ हुआ क्या है। लेट्स लुक एट दिस बॉक्स। और ये राशिद और कौन थे, मुझे नाम भूल गया। राशिद आपके साथ कौन थे? मोहसिन? किस मामले में? आपने कहा था कि इनकोडर डिकोडर की कोई बात की थी एक दफा आपने। जी सर, जी सर। तो ये वो सवाल आंसर होने लगा। नोटिस कि ये जो मैं ये डब्बा बनाया है और स्पेशली जो ये H3 बना है, ये H3 कैसे बना है? मैंने सेंटेंस का पहला वर्ड देखा, मैंने सेंटेंस का दूसरा वर्ड देखा, मैंने सेंटेंस का तीसरा वर्ड देखा, तब जाके कहीं H3 बना है, राइट? Which means कि this thing here is an encoding. This is an encoder that produces H at time 3 as the encoding. ये उसने encode कर दिया, कोड बना दी एक of what? Of your whole sentence. The whole sentence. It produces H3 as the encoding of the whole sentence, input sentence. हमें लिख देता हूँ। और input sentence था क्या? It was a sequence of words. Sequence of words. Okay. Now let's look at this other thing. Let's look at this other box. इतना What is happening here? कोई बता सकता है? Anyone? इसको क्या कहूँगा मैं? डिकोडर होता है सर एनकोडर के साथ। ये तो अब आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स वैसे कर लिए। सो यस, इट्स अ डिकोडर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्यों डिकोडर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस कोड को आपने लिया है H3, ये एक वेक्टर था H3। ये वेक्टर बना कैसे था? ये सारे इनपुट वर्ड्स को देख के बना था इवेंचुअली, क्योंकि H3 जो है वो H2 से भी तो बना है और H2 X2 से बना था, और H2 जो है वो H1 से बना था और H1 X1 से बना। तो ये सारे वर्ड्स को देख के बना है, विच मीन्स के आई कैन कॉल इट धक्के से। मैं इसको जबरदस्ती कह रहा हूँ कि चूंकि ये सारों से बना है,
सारों पे डिपेंड करता है, तो मैं कहूँगा दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सेंटेंस, या इट इज एन इनकोडिंग इनटू अ फ्यू नंबर्स, इनटू m नंबर्स. दिस इज एन इनकोडिंग इनटू m नंबर्स ऑफ माय होल सेंटेंस, जितने भी उसमें वर्ड्स थे. और इन m नंबर्स को मैं यूज करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता बारी 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 ये 6 वर्ड्स का एक सीक्वेंस बना दूंगा. यानी इन m नंबर से मैं डी कोड कर लूंगा उर्दू उर्दू का जो सेंटेंस था. So this is a decoder. This is a decoder that uses encoding H3 to generate the output sequence. The output sentence. Okay, which is also a sequence of words, as a sequence of words. Okay. बट नोटिस के y2 जो है, द सेकेंड वर्ड, डज इट डिपेंड ऑन द फर्स्ट वर्ड, आउटपुट वर्ड? y2 y1 पे डिपेंड कर रहा है? यस सर. कैसे? सर अगर जैद ना हो तो फिर ने की तो कोई सेंस नहीं बनती. नहीं 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 नहीं, आप डायग्राम को देख के बताएं. y2 y1 पे डिपेंड करता है? सर ये जो एरो H3 से H4 में जा रहा है, तो ये बेसिकली y1 नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ H3 है. H3 आउटपुट हो रहा है उधर को, रिकरेंटली फीड हो रहा है. y1 तो पूरी लेयर है, मतलब H3 को आप W1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बायस करेंगे, फिर सॉफ्ट मैक्स में से गुजारेंगे, तब y1 आएगा. सो अब जवाब क्या है जी? y2 y1 पे डिपेंड करता है कि नहीं? डायग्राम से तो डेफिनेटली नहीं करता. तो नहीं करता. अगर डायग्राम से नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा. y1 जब बना है तो बन गया बस. y2 डिपेंड करता है H3 पे और H4 पे. सो इट डजंट डिपेंड. यानी आप जब हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा अगला वर्ड पिछले पे डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने पहले ये कहा था. इसके अंदर नहीं हो रहा. तो this is a decoder, but it's not a really good decoder. Let's have a better decoder. सर एक्चुअली छोटा सा क्वेश्चन है. जी जी. सर जो हमने जो यहाँ पे एनकोडर किया है, उसको तो सारा कुछ मेमोर मतलब याद रखना पड़ेगा. x1 में क्या था, x2 में क्या था, कंप्लीट ट्रांजिशन. नहीं 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 नहीं, आई डोंट एग्री. ये H3 जो इनकोडिंग है, ये है जो याद रखने वाला काम था. नहीं, एज अ नेटवर्क मतलब यहाँ पे नेटवर्क RNN होगा या LSTM होगा इनकोडर में? एन LSTM इज एन RNN. ये सेम है, वही वाला है. क्योंकि फुल ट्रांसलेशन करने के लिए उसको सारे इनपुट मेमोराइज मतलब फॉरगेटफुलनेस जो है उसे जीरो करनी पड़ेगी कि LSTM में ये फीचर होता है. तो उससे ये क्वेश्चन राइज हुआ. मैंने फिलहाल मैं इसको सिंपल रखता हूँ. मैंने RNN रखा, इवन दो आई कुड जस्ट से मैंने LSTM रखा हुआ. यानी ऑफ कोर्स LSTM में ज़रा बेहतर कैपेबिलिटी है, वो कुछ चीज़ें कर लेगा जो शायद RNN ना कर सके. लेकिन द मेन आइडिया रिमेन्स द सेम.
कि इनकोडिंग आ गई है, अब जो डिकोडर है वो इस इनकोडिंग से स्टार्ट करे और कुछ चीजें बनानी है उसने। उस इनकोडिंग में x1 x2 x3 अब छुपे हुए आ गए हैं, वो मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, वो क्लास 15 मिनट हो गए हैं ऊपर काइंडली। चले मैं इसको रैप अप कर दूं, ये नया वाला डिकोडर बता दूं। मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन y at time t plus 1 डिपेंड ऑन नॉट y1 पे या yt पे डिपेंड नहीं करानी, मैंने इसको डिपेंड कराना है ऑन द वर्ड दैट वाज ड्रॉन। वर्ड ड्रॉन फ्रॉम ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन टाइम t की एज वेल। तो भी तो लेट्स पोस्टपोन दिस देन। तो अगली दफ़ा हम ये बेहतर इनकोडर तो यही रहेगा, डिकोडर कैसा होना चाहिए, हल्का सा चेंज आ जाएगा। इसको हम अगली दफ़ा फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।